नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, बांग्लादेश जो है वो इस समय हिंदुओं के लिए नर्क बना हुआ है। हर तरफ अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर बेरहमी हो रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। तो हिंदू कर्मचारी शिक्षकों से जबरन रेजिग्नेशन लिया जा रहा है, इस्तीफा लिया जा रहा है। ऐसे तमाम मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं। लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश टू पाकिस्तान नया तालिबान, क्योंकि दोनों ही जगहों पर तालिबानी तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। आज हम पाकिस्तान को भी डिबेट में इसलिए लेकर आएंगे क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बीच पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों से नफरत की नई आग भड़की हुई है। और इस आग में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी झुलस गया है। वहां के चीफ जस्टिस को अहमदिया समाज, जो अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं, उनके पक्ष में फैसला सुनाने की वजह से विरोध का सामना करना पड़ा है। सोचिए, कट्टरपंथ का जहर कितना गहरा है जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर भी हावी है। ये कट्टरपंथ ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज बदहाल है, रोटी रोटी को मोहताज है। दुनिया भर में उसे रोटी और दाल के लिए कर्ज मांगने पड़ रहे हैं, भीख मांगनी पड़ रही है। वहीं बांग्लादेश में हालात पाकिस्तान से अब तक बेहतर हैं, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी तालिबानी सोच हावी हो रही है, ऐसे में कहीं बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह बदहाल न हो जाए, डर इस बात का है। अब आपको बताता हूं कि आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं। बहस आज इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथ के जाल में फंसता जा रहा है बांग्लादेश। बहस आज इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं हिंदू अल्पसंख्यक। ये डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अब अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित नहीं दिख रहा है। ये डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि कट्टरपंथियों के जाल में फंसकर बांग्लादेश पर भी पाकिस्तान जैसी बदहाली का खतरा मंडरा रहा है। और इसलिए हो रही है क्योंकि अल्पसंख्यकों के हित में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान का असली चरित्र भी सामने आ गया है। इन्हीं जलते सुलगते मुद्दों पर पूछेंगे सवाल ताल ठोक कर, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। सिचुएशन ऐसा है, देखिए तो डर से नहीं आ रहा है। हिंदुओं की नौकरी जा रहा है। मेरे पास फोटो भी है, बहुत उन लोगों की नौकरी गया। मामा बाड़ी इंडिया তোমরা চলে যাও এখানে बोल रहा है, लोग मिছিল कर रहा है। जो होने का होगा ही, माई रखा करेगी, माई सब कुछ करेगी। पाकिस्तान को बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन आती नजर आ रही होगी। विश्वास वर्ल्ड में न केवल कम हो रहा है, खत्म होने जा रहा है। बांग्लादेश टू पाकिस्तान नया तालिबान। ताल ठोक के में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं और आज सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। के सिन्हा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, अश्विनी सिवाच जी हैं रक्षा विशेषज्ञ, कपिल कुमार हैं यहाँ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ेंगी पत्रकार पाकिस्तान से, इरशाद अहमद होंगे नेता PMLN के हमारे साथ, डॉक्टर राजा कासिफ हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान से। इसके अलावा सबीन शहबाज पत्रकार होंगे पाकिस्तान से, मुकीम अहमद पत्रकार होंगे पाकिस्तान से, और यहाँ स्टूडियो से मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु की हैसियत से मौजूद रहेंगे। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पाकिस्तान से अभी हमारे साथ सिर्फ मुकीम अहमद साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं इंडिया में, और धीरे धीरे हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे, मैं सभी का इस्तकबाल करूंगा। लेकिन डिबेट की शुरुआत करता हूं के सिन्हा साहब से। के सिन्हा साहब, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वहां के कट्टरपंथियों का गुस्सा झेला है और जो कुछ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, उसी कट्टरपंथी सोच के चलते आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है बांग्लादेश का, और सबसे बड़ी बात अल्पसंख्यकों का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है बांग्लादेश में? जय हिंद अनुराग जी। देखिए, आपने बड़ा अहम जो डिबेट लगाया है और उसके अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान को पैरेलल में खड़ा किया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया कि हमें ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट की तरफ जा रहा है और हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में जो गजबाए हिंद या कैल्फेट की एक बात होती है, ये उसका एक स्वरूप है। अभी क्या हुआ है, मैं सबसे पहले बांग्लादेश को लेता हूँ। देखिए, अभी 52 ईयर्स हुए इसके एग्जिस्टेंस में आए हुए। इसके पहले तो ये पाकिस्तान ही था। उस समय वहाँ पर 20% जो थी वो हिंदू थी आबादी,
और आज वो 7.9% पे आ गई है। तकरीबन 1,30,00,000 हिंदू वहाँ पर हैं। और जिस तरह से अभी खास करके जो आप अभी देखा, जिसमें इस्लामिक छात्र शिविर है, वो एक मुखौटा है जमात इस्लामी का, वो आगे बढ़ चढ़ के लिए और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो एक वो है डायरेक्ट टारगेटिंग है जब इसको हम इस पहलू को लेते हैं, जब हिंदुओं को वहाँ पर देखते हैं। अब आइए आप पाकिस्तान में क्या हुआ था। 78 ईयर्स हो गए उसकी आज़ादी के, और जब वहाँ से चला था तो उस समय की आबादी का 14% जो था वो हिंदूज थे। आज वो मात्र 1.9 बोलते हैं परसेंटेज है, जो कि घट कर आ गई है 1.3, और ये केवल आपका 3-4 सालों का ये है। देखिए वहाँ पर किस तरह से हिंदुओं को और किस तरह से जब आप कहते हैं फोर्स मैरिजेस हैं, उसके बाद एक उन्होंने 1976 में सबसे पहले जब जनरल जियाउल हक आए तो उनका कार्यकाल था प्रेसिडेंसी का 78 से 88 तक। तो 86 में 2 साल पहले ब्लास्फेमी लॉ लेकर आए, जो उसको ईशा निंदा कहते हैं, मगर एक मखौटा था। फोर्स मैरिजेस, प्रॉपर्टी का लूटना सभी हिंदुओं की, क्योंकि सब बड़े बड़े प्रॉपर्टीज वहाँ पर जो हैं वो हिंदुओं की होती थी, जो उनके पास, उनको लूटना, कन्वर्जन, मॉब लिंचिंग, ये सारे चीज होकर के आप देखिए इतनी जल्दी गिरावट हुई कि 7.6 या 4% पे आ चुके हैं हिंदुओं का। और ये इसको जब आप पूरे देखेंगे, पहले इसको आप तुलना करिए बांग्लादेश से, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, जिसके मगर वहां पर भी जमात इस्लामी और ISI का एक गठजोड़ बना, और जिसके कारण वहां पर जो तख्ता पलट आप देखते हैं, सेम तख्ता पलट पाकिस्तान के अंदर जब होती है, तो उस समय जब ये हुआ तो आज के इसमें लोग नहीं जानते हैं जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये ISI से के पहले भी वहाँ पर चीफ थे, और इन्होंने ये जो नया चीज़ लगाया है, नया तरीके से जनवरी के बाद, इस साल के जनवरी के बाद जब इलेक्शंस खत्म हुआ, तो उन्होंने शेख हसीना का एक टारगेट बनाया और पूरी चीज़ों को परिस्थितियों में ला करके ये खड़ा कर दिया। ये तो बहाना है, जो आप जितनी डिबेटें होती हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, मगर मेन मकसद क्या है कि वहाँ पर इस्लामिक छात्र शिविर के बहाने, और एक जिसमें आपने दे दिया कि वहाँ पर एक विनर है जो एब्सोल्युटली वेस्ट से आया हुआ है, और वहाँ पर उनका एक मुखौटा लगा करके चीज़ें अभी वहाँ बदली जा रही हैं। वहाँ जो बदली जा रही है, यहाँ पर ओपनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने यहाँ पर तो क्योंकि अहमदिया मुस्लिम की बात है, जो अभी बात जो चल रही है और जिसके ऊपर में पूरा बवाल चल रहा है, ये आप लिंक करके देखेंगे तो आसिया बीबी का जो केस था, जो एक क्रिश्चियन थी जिसके बाद उनको डेथ का सेंटेंस हुआ था, और जब आप यहाँ पर देखते हैं कि अभी एक ये कहते अहमदिया मुस्लिम का नाम तो लेकर आए हैं, अहमदिया को भी नॉन मुस्लिम कहते हैं, वहां पर इनको डिक्लेयर किया गया ये मुस्लिम समुदाय है, तो सिया को तो नहीं किया इन्होंने। क्योंकि सिन्हा साहब पाकिस्तान से भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं इस पे जवाब ले लेता हूं, आपको डिबेट में दोबारा लाऊंगा मैं। और हमारे साथ तमाम आज पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर राजा कासिफ हैं पाकिस्तान से हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। वेलकम टू इंडिया राजा कासिफ साहब। मुझे ये बताइए कि कट्टरपंथियों का इतना बवाल क्यों है? अहमदिया मुस्लिम्स का योगदान भूल गए क्या आप, जो उन्हें मुस्लिम्स नहीं मानते? सिर्फ अपने धर्म के प्रचार प्रसार की इजाजत ही सुप्रीम कोर्ट से मिली थी उन्हें, इस पर इतना बवाल क्या? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका जी न्यूज का। और दूसरी बात ये आ गई कि देखिए, आज अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का इशू हो रहा है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर राष्ट्रीय है, तो उसका क्या काम है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के इशू के ऊपर बात करे? अगर वो हिंदू स्टेट तो नहीं है ना, तो ये आपका मैटर ही नहीं करता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और आपकी तरह अपने भाइयों को डिसोन नहीं करता हिंदुस्तान, आपकी तरह ना तो आप आतंकियों की लाशें उठाते हैं यहां से, और ना आप अपने अहमदियाओं को मुस्लिम्स मानते हैं। ये बेगैरती हिंदुस्तानियों में नहीं है सर, इसीलिए तकलीफ हो रही है वहां के हिंदुओं पर जब जुल्म सितम हो रहा है। तो नहीं तो देखें, सच्चा सेक्युलरिज्म यही होता है। मैं लाता हूं कपिल। अगर आप देखें, अगर गैरत की बात की जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है, कोई भी गैरतमंद अगर कोई है, और वैसे तो हम अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहें, 71 में एक गैरतमंद इंडियन आर्मी
क्या कर रही थी ढाका में, वो क्यों उतरी थी, ये क्वेश्चन पैदा होता है। तो सर अगर वो गए थे तो उनका कोई जवाब नहीं था। आज आपके साथ, आज आपको जवाब दिलवा देता हूं, आज आपको जवाब दिलवा देता हूं। पहले जवाब ही सुन लीजिए, पहले जवाब ही सुन लीजिए। अश्विनी सिवाच जी हैं मेरे साथ, रिटायर्ड मेजर जनरल। अश्विनी सिवाच जी, जवाब दीजिए। देखो, सच्चाई ये है कि दोनों की हालात ख़राब। देखो, पाकिस्तान का तो ये सच्चाई है कि वो आज के दौर पे पहुंच गए, और ये भी सच्चाई है कि 22% वहाँ पर माइनॉरिटी थी जब पाकिस्तान बना था, और आज वो घट के 7% रह गई हैं, जो 7% से अब 1.2% पे आ गए। तो वो चले कहाँ गए? या तो उनको मार दिया गया, वो भाग गए, या कन्वर्ट हो गए, और उसी राह पे चल रहा है बांग्लादेश। ये सच्चाई है कि 23% थी जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, फिर 14% थे 1971 में, आज वो 7% के करीब रह गए। तो दुख की बात यह है कि जहां पर चाहे पाकिस्तान हो या आपका बांग्लादेश हो, वहां पर माइनॉरिटी की हालात बहुत खराब है। और जो आपने अहमदिया की बात की, जब भारत में मुस्लिम एक इस्लामिक स्टेट की बात हो रही थी तो सबसे आगे अहमदिया थे, और अहमदिया गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके पहले इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, और फिर इनको ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये मॉस्क में भी नहीं जा सकते। ये सच्चाई है, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है दोनों देशों का। दुख की बात यह है कि बांग्लादेश एक प्रकार से इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहा था। जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, आप देखें 15 साल में इनकी इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, क्योंकि वो एक सेकुलर लीडर थी, वो चाहती थी कि बांग्लादेश आगे बढ़े। मगर ये जिस प्रकार से ये कहीं ना कहीं जमात इस्लामी और ISI ने मिलकर ये कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं CIA का भी हाथ है, क्योंकि वो सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देना चाहती थी अमेरिका को। मगर सच्चाई ये है, आप ये मान के चलें, वो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से बहुत कमजोर था 1971 में, उसकी वजह यह थी इकोनॉमिकली इतना अच्छा किया कि वहां पर जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो एक तो सेकुलर थी और एक डेवलपमेंट की थी। पर दुख की बात यह है, जिस प्रकार से अब जमात इस्लामी आ गया, ISI आ गया, उसके बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये टाइम दूर नहीं कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के राह पे चलेगा। और ये दुख की बात है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। उनके पास 117 बिलियन डॉलर का कर्जा है, 4 बिलियन डॉलर उनको हर साल चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया हुआ है। यही नहीं, आप उनका ये देखें कि उनके रुपये जो घट के 27% घट गया पिछले साल में, आज करीब 100 रुपए से ज्यादा इनका है वैल्यू। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान की ये जो थी, आज बांग्लादेश जो एक बहुत ही डेवलपिंग की तरफ जा रहा था, अंडर डेवलप से डेवलपिंग में जा रहा था। 15 साल का जो इसका दौर था, एक गोल्डन पीरियड था। अब वो मुझे लगता है जिस प्रकार से, आप मैं अनुराग एक चीज बताना चाहूंगा, मैं 1 साल वहां कोर्स कर चुका हूं। अभी वहां पर क्या हो रहा है कि जो खबरें मिल रही हैं, जो हिंदूज हैं उनकी प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, उनसे जबरदस्ती उनके डॉक्यूमेंट साइन कराए जा रहे हैं, उनको रिजाइन किया जा रहा है गवर्नमेंट की जॉबों से। और आज उनकी हालात इतनी हैं कि वो डर के मारे मीडिया के सामने नहीं आ रहे, मीडिया ब्लैकआउट है। और रोंगिया जो एक और अनुराग, जो रोंगियाज हैं वो जो 10 लाख के करीब कोक्स बाजार में हैं, अभी सुनने में आया उनको आपने बॉर्डर पे भेज दिया है कि वो किसी तरीके से भारत की तरफ घुस जाए। तो ये हालात है आज बांग्लादेश में, बहुत दुख भरी बातें हो रही हैं। और सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से माइनॉरिटीज का ध्यान नहीं दिया था पाकिस्तान ने, आज वही बांग्लादेश में हो रहा है। और ये जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट यूनियन है वो इसके आगे है, और ISI इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है। मुझे लगता है डॉक्टर राजा कासिफ को जवाब मिल गया होगा। सच्चा रिपोर्ट कह रही है सर, सच्चा रिपोर्ट को भी तो देखें ना। जवाब मैं देता हूं। माइनॉरिटी क्या हो रहा है, आपकी सच्चा रिपोर्ट को आप नहीं देख रहे। सच्चा रिपोर्ट की आप बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में माइनॉरिटी, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सच्चा रिपोर्ट की बात नहीं हो रही। जरा सा बात कर रहे हैं। आप जितने पाकिस्तान में खुश नहीं है राजा कासिफ, उतने यहां पर मुसलमान खुश है हिंदुस्तान में। आप जितने पाकिस्तान में खुश नहीं है, आपको तो ये फिक्र भी सता रही होगी कि रात के खाने में क्या क्या होगा, रोटी होगी या नहीं होगा, कबाब और गोश्त होंगे या नहीं होंगे। यहां ऐसी कोई फिक्र नहीं है मुसलमानों को। मैं कपिल कुमार से जवाब ले लेता हूं आपका। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए अश्विनी सिवाच जी के जवाब से, तो कपिल जी आपको जवाब देंगे आपके सवाल का। देखिए, मैं ना तो परसेंटेज के जवाब में जाऊंगा, हाँ, मैं इनको कुछ बता दूं। इन्होंने 71 की बात की। हम हिंदू और हिंदुस्तानी इतने बगैरत नहीं हैं कि हम अपने ही धर्म के लोगों को ये कहें कि तुम्हारी नस्ल बदल देंगे।
ये कहा था आपके याहिया खान ने बंगाली मुसलमानों को लेकर के, और जब बंगाली मुस्लिम औरतों के रेप करवाए थे। याद करिए जनाब जी इस बात को आप लोग। बलोच मुसलमानों के साथ आप क्या करते हैं? वो मुसलमान नहीं है, मुझको तो आप बता रहे हैं हिंदुस्तान में मुसलमान का क्या हाल है। सिंधी मुसलमानों के साथ आप क्या करते हैं? कश्मीर के अंदर आपने क्या किया है मुसलमानों के साथ में? तो इसलिए बेशर्मी की बात मत करिए। और तालिबान दुनिया के अंदर आप ही ने बनाया था। अरे सुनने का गुर्दा रखिए साहब, अब जब मैं सुना रहा हूं ना आपको, अरे सुनने का गुर्दा रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं तो मैं आपको बोलने ही नहीं देता, समझ गए आप? सुनने की हिम्मत रखिए। एक दिन मुझे बता दीजिए। अरे यार चुप करवाओ, इसका माइक बंद करवाओ, इसका माइक बंद करवाओ। जनरल याहिया खान को याद कर लो, और याहिया खान को भी तुमने फांसी पे चढ़ा दिया था, समझ गए? मुझे पढ़ के आया करो बात करने के लिए अपनी याददाश्त के साथ। एक दिन मुझे 1948 से बता दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ी भी नहीं होगी, आपने देखी भी नहीं होगी, हालात आपके क्या है भाई? वो यार देख सुन, तुझे अगर डिबेट नहीं करनी है ना तो मत कर, छोड़ जा डिबेट को, हम तो ये समझे? बात कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है साहब, मैं इससे नहीं सुनूंगा इस तरीके की बकवास के। मैंने नहीं पढ़ी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये जानता है मैं कौन हूं जो मुझे कह रहा है मैंने नहीं पढ़ी लिखी है, और बीच में बोल रहा है। अरे मैं तुम्हारे बीच में बोला था क्या भैया? तुम गधे बेचने वालों का काम ही यही है, तुम बीच में ढेचू 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 जरूर करोगे, नहीं ढेचू 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 जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हें गधे बेचने हैं, तुम्हें चैनल पे आके भी गधे बेचने हैं, कटोरा लेके अपना, तो ढेचू ढेचू भी करोगे और कटोरा भी आगे कर दोगे। तर्क सुनने को तो तुम तैयार नहीं हो, फैक्ट सुनने को तो तुम तैयार नहीं हो। राजा कासिम को भी हंसी आ गई। राजा कासिम एक बात समझ लो, आज 15वीं शताब्दी नहीं है जो गदा काट लोगे तलवार से, समझ गए आप इस बात को, समझ गए? और एक बात और सुन लीजिए, आज हम नहीं, ये जो कट्टरता है ना मानसिकता, जिस दिन ये कट्टर मानसिकता जब आपका गला घोटेगी ना पाकिस्तान में, आपकी ये टाई और ये उतरवा के ना आपको पजामा पहना देगी, वो भी नीचे से 1 इंच उठा हुआ। उस दिन मुझसे बात कर रहा, उस दिन मुझसे बात कर रहा, उस दिन बात कर रहा मुझसे आप, जिस दिन वो पजामा पहन के घूमोगे 1 इंच उठा हुआ। ठीक है, ठीक है। मुकीम अहमद को लाते हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ पत्रकार हैं मुकीम अहमद जी। मुकीम अहमद, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो कुछ हो रहा है और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप लोग? मुकीम अहमद साहब दोबारा रिपीट कीजिएगा, यहाँ तो बहुत शोर है आपके। आप ही की तरफ से शोर हो रहा है साहब, वो आपके जो राजा कासिफ साहब हैं वो चिल्ला रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, तो पत्रकार वहां के किस नजरिए से देख रहे हैं पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, जो अहमदिया मुस्लिमों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा झेलना पड़ा कट्टरपंथियों का वहां, और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर, उसे पाकिस्तान के पत्रकार कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल या उसका कोई पार्ट नहीं है। ये उनका इंटरनल इशू था जो स्टार्ट हुआ उस कोटा सिस्टम की वजह से, जो उन्होंने आपके हिमायत याफ्ता लोगों के जरिए जिस वक्त बांग्लादेश बनाया था, तो उनको और उनकी औलाद को 50 साल के बाद तक 30% कोटा दिया था एम्प्लॉयमेंट में। उसके नतीजे में ढाका यूनिवर्सिटी से वो एजुकेशन शुरू हुआ जो सिर्फ 5 हफ्ते रहा, और आपकी डार्लिंग हसीना वाजिद को साड़ी संभालते हुए जहाज पे आपके पास पहुंचना पड़ा। अपनी डार्लिंग भी बता दो कौन है, बेनजीर थी, कौन थी? आपके गम गुस्से को देख के मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आप लोग कितनी तकलीफ में हैं कि वो हसीना वाजिद जो आपकी डार्लिंग है वो आपके, हमें तो डार्लिंग बेनजीर भुट्टो के मरने में भी तकलीफ हुई थी भाई। मुकीम अहमद साहब, जब बेनजीर भुट्टो को आपने बम से उड़ाया था, उस डार्लिंग पे भी हमें तकलीफ हुई थी। अच्छा, मुकीम अहमद साहब बुरा मत मानिएगा, आपकी बात सुन के मुझे आपके पत्रकार चांद नवाब याद आ गए। आपके लिए तो हर औरत डार्लिंग होती है ना, ये इज्जत करना जानते हैं आप औरतों की। नहीं कपिल जी, आपके लिए हर औरत डार्लिंग होती है। अरे अपनी डार्लिंगों को देखो जाके, घर में बिठा रखी है, कितनी 4 है 5 है। मुकीम अहमद साहब, आपकी बात सुन डार्लिंग बताते हो तो मुझे आपकी बात सुन के आपके पत्रकार चांद नवाब याद आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं चांद नवाब से बात कर रहा हूँ। डार्लिंग है, हर महिला इनके लिए डार्लिंग है। आरजू जी क्या बोलते हैं आपके ये पत्रकार? हाँ भाई मैंने डार्लिंग आपकी पसंदीदा सियासतदान के तौर पे कहा। हम जानते हैं आपके लिए डार्लिंग का मतलब क्या होता है। बकरियों को भी आपके यहाँ लोग डार्लिंग कहते हैं, बकरियों को भी कहते हैं, हमने भी देखे हैं वो वीडियो।
अच्छा मुर्दा को भी डार्लिंग कहते हैं। बहुत सीरियस इशू पर हम डिबेट कर रहे हैं कपिल जी। सीरियस खैर, बता रहा हूं। अब मैं कहीं भी नहीं मानता कि आप गंभीरता से इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अब आरजू काजमी भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार। आरजू जी, वेलकम टू इंडिया। आप देख ही रही हैं, अपने मुल्क के दो नुमाइंदों की बातचीत आप सुन ही रही हैं। आपने राजा कासिफ साहब की भी बात सुनी, आपने मुकीम अहमद साहब की भी बात सुनी, लेकिन क्या इस बात से आप इनकार करेंगी कि जो आज अहमदियाओं पर आए फैसले को लेकर के वहां के कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया, जिस तरीके के उन्होंने वहां प्रदर्शन किए, या जो भी स्थिति वहां पर अल्पसंख्यकों की है, अब कामोवेश वही स्थिति बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हो रही है, और ये बहुत चिंता की बात है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है और पाकिस्तान को इस तरफ काम करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हम उन्हें शायद इंसान ही नहीं समझते। हमारे यहाँ जो हाल हमने बाकी रिलीजन के लोगों का किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अहमदियास के लिए भी जिस तरीके से कल अटैक किया गया, यानी 2019 में उन साहब को अरेस्ट किया गया था कि वो कोई पैम्फलेट्स बांट रहे थे अहमदियास से रिलेटेड, और 2021 में लॉ बना के ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उनकी जमानत ले ली कि वो तो लॉ बनने से पहले की बात थी और इस हिसाब से उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। उसके ऊपर आप ये समझें कि एक पॉलिटिकल यानी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप जो है वो जाकर चीफ जस्टिस के लिए कह देते हैं कि इनका अगर जो सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। जिस कंट्री में चीफ जस्टिस महफूज ना हो वहां पे आम आदमी को आप क्या समझेंगे कि उसकी जिंदगी की क्या कीमत है। यहाँ पर इसी तरह के लोग हैं, इसी माइंडसेट के लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले हमें लगता था कि शायद कोई मदरसे से निकलेगा तो वो इस तरह की सोच रखता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पढ़े लिखे लोग भी इसी तरह से सोचते हैं और हमें कोई ना शर्म आती है ना हमें कुछ बुरा लगता है कि हमने कहाँ गए हमारे यहाँ के हिंदूज, कहाँ गए हमारे यहाँ के सिख और क्रिश्चियन और सब लोग। और उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं मियां मिट्ठू की कि बेटियों को उठा के ले जाता है और ये सब कुछ चीजें जो हमारे यहाँ चल रही हैं, इस पे हम सालों से बात कर रहे हैं। मैं और मेरे जैसे कई जर्नलिस्ट हम लोग सालों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते। उनकी बेटियों को ले जाइए, चाहे उनको कलमा पढ़ा दीजिए, चाहे उनको मार डालिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर तो सर ऐसे ही होता है। इसलिए बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की आधी आबादी तो अप्रिशिएट ही कर रही होगी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जश्न मन रहे हैं वहां पर। हमने तस्वीरें भी दिखाई थी पाकिस्तान में किस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे जुल्म सितम पर जश्न मन रहा है। इरशाद अहमद खान है, PMLN के नेता हैं। इरशाद अहमद खान साहब, आप ही की मुल्क की एक वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जो है वो आईना दिखा रही हैं आपको, लेकिन आपका हिसाब तो वही रहता है कि धूल चेहरे पर जमी थी और आईना साफ करता रहा। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा पहले तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के आगे जो आप जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ प्रोपेगेंडा आप हमारे उलमा के बारे में और ये जो जब से जुलूस मोहर लगाई आपकी पत्रकार ने उस पर, आरजू काजमी ने, आपके देश की, आपके मुल्क की, आपके आवाम की पत्रकार ने उस पर मोहर लगाई है। उस पर मोहर लगाई है, कुछ सोचकर बोलिएगा। मैं भी पूरा जो है ना सील बंद करके जाऊंगा इस मोहर को, आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात ये आप कर रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं बांग्लादेश के लिए, वाकई हम जश्न मना रहे हैं बांग्लादेश के भाइयों के लिए कि उनको आजादी मिल गई एक सिविल डिक्टेटर से, और नानी अम्मा हिंदुस्तान की थी, उनसे आजादी मिल गई उनको। हमारे भी खुशी है, बंगाली भाई भी मेरे खुश हैं, और उसी खुशी में हमसे मैच खेलने क्रिकेट का पाकिस्तान तशरीफ ले आए हमारे भाई। तो इसमें दूसरी राय नहीं है। उनकी आजादी पे कोई भी आजाद हो, जैसे कि अब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा आपके चंगल से, तो हम बहुत ज्यादा खुशी मनाएंगे। अरे POK में जाइए, वहां के लोगों से जरा मिलिए तो सही करेंगे और ये आजादी का भूत उतर जाएगा, कश्मीर की आजादी का भूत उतर जाएगा। कभी POK होकर आइए। आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां जाकर सिर्फ चुटकुला गोई करते हैं, सिर्फ लफाजी और हंसी मजाक, हंसी ठट्टा करते हैं। जरा कभी गंभीरता से घूम के आइए POK में। आपको खदेड़ के बाहर ना निकाल दिया जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, POK वाले आपको खदेड़ने के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। जाइए तो सही इरशाद अहमद खान का भी वहां। अरे अपनी आजादी बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरे को सुनने के लिए ना थोड़ा हौसला। नहीं, बोलिए नहीं, हौसला है, हौसला है, बड़ा हौसला है जी, हौसला है। 3 बार जंग में हराया है आपको, हमसे ज्यादा हौसला किसमें होगा? हम पे हौसला बहुत है, हम पे कटोरा नहीं है आपके जितना बड़ा। 3 बार जंग में धूल कटोरा नहीं है आपके जितना बड़ा। हौसला किसमें होगा यार? बड़ा कटोरा नहीं है। कर रहे हैं आप। चलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आज तो आप लिफाफा सील करके जाएंगे। ये जो आप ये कपल जी का मुंह सील करना पड़ेगा पहले। अच्छा करके देख लो, हिम्मत है तो भाई
जो भी डिबेट में बोलते तुम्हारे गधे आएंगे मेरा नहीं, ये कपिल कुमार हैं, ये कपिल कुमार है, इमरान खान नहीं है। तुम्हारे गधे आएंगे मेरा मुंह सील करने। तो मैंने तो कहा गधा से स्टूडियो गधे आएंगे मुंह सील करने। उसको कहां से पकड़ के लाए? कहां से पकड़ के लाए हो? तुम्हारे पाकिस्तान से नहीं पकड़ के लाए किसी गधे को जी। तुम्हारे गधे तो चाइना चले गए सारे, कहां से पकड़ के लाते वहां से? अब तुम मिले वहां पे तो तुम्हें पकड़ लिया। बोल लेने दीजिए कपिल जी, बोल लेने दीजिए, बोलिए। देखिए कपिल जी, जब आप सुनने का हौसला रखते हैं, इज्जत और एहतराम, चिल्लाओ बेटा और चिल्लाओ, एहतराम के साथ और चिल्लाओ। एक करके। अरे राजा साहब कुछ समझ आ रही है किसी को? इरशाद भाई बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। आपने मुसलमानों के साथ आपका चैनल जो आपका प्रोग्राम है, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि बोल कौन सा है, सवाल किससे किया जा रहा है। मैं ये कहूंगा कि हम कभी भी जहां जुल्म होगा हम जालिम के खिलाफ खड़े होंगे। बांग्लादेश में बात कही है, क्या बात कही है इरशाद साहब, क्या बात कही है? आप और जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, क्या बात कही भाई? ताली बजा दूं, आज पाकिस्तानी ये कह रहा है कि मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा होऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये पॉलिसी चेंज कब से आ गया साहब आप? क्या कप्पल का मुंह बंद कर लीजिए। ये पॉलिसी चेंज कहां से आ गया? मेरा ख्याल है कप्पल जी का ये हालात नहीं होते। अरे काफिर का मुंह है, जो अब खुलना शुरू हुआ है तो बंद नहीं कर पाओगे तुम। चलेगा नहीं, दो जर्नलिस्ट बैठे हैं बेचारे। ये काफिर का मुंह है, इसे बंद नहीं कर पाओगे अब तुम। मुझे हम क्या नहीं बंद, मोदी आ रहा है, जरा समझ के रहिए। आप संभल के रहिए। मोदी क्या करता है? बालकोट दिखाया था ना, आपको। आप रहे थे आपके मंत्री। ये ना पाकिस्तान के वीजे लगा के आ रहे होंगे सारे के सारे। हाँ, वीजा लगा के तुम्हारा घटिया वीजा लूंगा मैं आके। अरे मुझे वीजा लेना होगा तो मैं आरजू काज़मी के पास आऊंगा मिलने, तुम जैसों से मिलने नहीं आऊंगा, समझे? मेरी इतनी गिरी हुई औकात नहीं है कि मैं ऐसे घटिया लोगों से मिलने आऊं पाकिस्तान के। आचार्य विक्रमादित्य को लाते हैं डिबेट में। आचार्य विक्रमादित्य आपको पना देंगे जब अरे पना तुम लेना जाके, और घटिया तुम पना लेना जाके, तुम्हें दुनिया में कहां पना मिलेगी? हम भी देखते हैं, निकाले जा रहे हो ना इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, पोलैंड से, धक्के खा रहे हो ना, सऊदी अरेबिया से निकाले जा रहे हो ना, दुबई से निकाले जा रहे हो ना, कहां बना लोगे जाके? अच्छा देखिए, कहां बना लोगे? हमसे नहीं मिलने वाली तुम्हें बना। लिंक फेल हो गया। इरशाद अहमद खान साहब बोल रहे थे। चलिए आचार्य विक्रमादित्य को लाते हैं। एक तो भाग गए। ठीक है। कपिल जी शांत हो जाइए। एक तो भाग गए, नहीं उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। आचार्य विक्रमादित्य जी, ऑन अ सीरियस नोट, वाकई में ये एक बहुत चिंताजनक बात है। अगर आंकड़े देखें आजादी के बाद से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के, तो वो घटकर कहां पहुंच गए हम जानते हैं, और बांग्लादेश में भी यही हाल है। और अब जो वहां पर पाकिस्तान के इशारे पर हाल हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। देखिए बेहद चिंताजनक है वास्तविक तौर पे। आज समझे, आज जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे कोई शायद 7वीं सदी 8वीं सदी के अंतर्गत जिस प्रकार से वो तलवार लेके लोग चलते थे, ये डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलप्ड देश पाकिस्तान के अंदर, और लगातार हर जगह हर क्षेत्र में इसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण वही मानसिकता है जो वहां के मौलाना सिखा रहे हैं। मुझे बताइए कि देश डेवलपमेंट की तरफ मौलानाओं की तरफ से जाएगा? मौलाना लोग जिस प्रकार से वहां बोल रहे हैं, और लोग वो करते हैं, जमायत इस्लामी के नाम पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है, उसमें मौलाना आते हैं दाढ़ी वाले, और वहां लोगों को बरगलाना प्रयास कर देते हैं। वही तहमत पहन के जिस प्रकार की स्थिति आज चल रही थी पाकिस्तान में, क्या आप कहां ले जाना चाह रहे हैं? आप समझे कुछ दिन बाद जो अभी बांग्लादेश में हुआ है वही पाकिस्तान में हो जाएगा। आपके प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाके बैठ जाएंगे लोग। सबसे बड़ी विचित्र बात, अरे अपने इतिहास को याद करो साहब। आपके मौलाना एक बात और बोलते हैं कि भैया हिंदुओं से निकलो, हिंदू से ही निकल के आए परिवर्तन। और आज जिस प्रकार से, क्या हिंदुओं का दोष है? मुझे बताइए हिंदुओं की स्थिति क्या बचा दी आप लोगों ने? मैं कहूंगा इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे थी? हमारे देश के कुछ लोग ऐसे थे आज इस देश में। मुझे अभी 1971 पे कुछ अहमदिया साहब ने और रजा साहब ने बोला था, अरे 1971 की लड़ाई के अंदर ना आपको पैजामा उतार के जाना पड़ा था। हिंदुस्तान ने आपको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया था। 90,000 हमारी सेना ने आपके 90,000 सैनिकों को यहां जिस प्रकार से घुटनों पे ला दिया था, वो स्थिति याद कर भूल गए आप? हमारी सेना को याद कर लो। 1971 याद कर करके आप लोगों का पैजामा जिस प्रकार से गीला हुआ था, वो आज भी आपकी सेनाएं याद करती है। अभी बात की जा रही थी 1971 में क्या हुआ था। 1971 में जो स्थिति आप
साहब की समझी थी ना, आपको याद नहीं है। सबसे बड़ी स्थिति खराब यह है कि हमारे देश के कुछ नेताओं ने, मैं कह रहा हूं, विजन खराब था। 1971 के अंदर हिंदुओं को वहां छोड़ा है, 1947 में हमारे इनकी 14% हिंदुओं को वहां छोड़ा है। मैं कहूंगा हमारे देश के भी कुछ नेता थे जिनकी सबसे बड़ी गलती थी, और आज जो हाशिए पे चले गए वहां हिंदुस्तान के लोग, इन लोगों ने कहा, पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि यहां काम कौन करेगा, यहां काम कौन करेगा। और हमारे कुछ नेता, मैं कहूंगा आज उनको भी हमारा देश माफ नहीं करेगा। स्थिति ऐसी बचा रखी है, और इस देश के अंदर अभी यहां बैठे हुए लोग जिस प्रकार का, मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर आपका चीफ सेक्रेटरी सेफ नहीं है भाई साहब। आप सब तन से जुदा का नारा देकर पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उसको सख्त कदम करने की बात करते हो, पैसे कहते हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 1 करोड़ रुपए का इनाम, मुझे बताइए कहां जा रहा है पैसा सारा का सारा। जो आटा खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, जो स्थिति है, यह पत्रकार इस प्रकार के होंगे तो स्थिति यही हो जाएगी ना। जो पत्रकार अहमद साहब जैसे पत्रकार जहां बैठे होंगे, उस देश का कोई हलवर नहीं है। ठीक है, आरजू जी ने बोला, सत्य सामने लाने का प्रयास किया, लेकिन अहमद साहब बैठे, दोनों अहमद बैठे हुए थे यहाँ पर, और बता दी पत्रकार भी सत्य लाने के सामने नहीं है। अरे इन्होंने लियाकत अली को नहीं छोड़ा। आप पाकिस्तान को बचाने की बात करो, वहां पर जो स्थिति बचा रखी है, क्या लड़कियों का हाल है, क्या ननकाना साहब के अंदर, क्या सरदारों का हाल क्या रखा है, जहां भी दिखाई देती है स्त्रियों को, आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, स्थिति समझ रखी है। और मुझे बताइए ना, कब तक चलोगे आप? आज 21वीं सदी में जा रहे हो या 15वीं सदी में, 16वीं 14वीं सदी में जाने की बात कर रहे हो? यह स्थिति नहीं सुधरी ना तो आपके जो मौलाना आपको ही बर्बाद कर देंगे। अरे सारे मौलाना इनके भाई ऐसे मौलाना खड़ा हो जाते हैं वहां पर, और वो मौलाना वहां खड़े होकर पाकिस्तान को गवर्न करने की बात करते हैं। जल्दी जल्दी मौलाना कोई प्राइम मिनिस्टर बना दो, चाहते हैं कि इनके जैसे 15-20 और पैदा हो जाए तुम्हारा। अरे मदरसों की लैंग्वेज से बाहर निकलो भाई, मदरसों से बाहर निकल के आओ। जब तक मदरसों से बाहर नहीं निकलोगे, ये ऐसे ही बाजा बजता रहेगा, ऐसे ही कटोरा लेके नंगे पैर सऊदी के अंदर। सऊदी की स्थिति समझ लो, सऊदी को पाकिस्तान को मुसलमान मानता नहीं है। अरे समस्या तो यही होगी। आज एक बहुत बड़ा अहम बात मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, उनके लोगों को सऊदी अरब जो है वो मुसलमान मानता ही नहीं, मुसलमान मानता ही नहीं। और यही समस्या क्या है कि नया मुल्ला अल्लाह पुकारने के लिए हिंदुओं को कत्लेआम करो, अल्पसंख्यक को कत्लेआम करो, अपने घर में मारो, और यही स्थिति पूरे विश्व में बचा रखी है। मेरा निवेदन है कि विक्रमादित्य जी और कपिल जी एक साथ ना बोलें, क्योंकि वो डरकर एक बेचारे तो जा ही चुके हैं, अहमद साहब, इरशाद अहमद खान चले जा चुके हैं, बाकी मेरे गेस्ट पाकिस्तान से बड़े सम्मानित हैं, वो ना चले जाएं डर के मारे, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं एक एक करके बोलिएगा। हमारे साथ सबीन शाहबाज भी हैं पाकिस्तान से पत्रकार। सबीन, आप बहुत देर से इस डिबेट को सुन रही हैं, किस नतीजे पर पहुंची हैं आप? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो यही सोचूं कि आज 75 साल गुजरने के बाद भी दोनों मुल्कों को आज़ादी 75 साल गुजर, 77 साल बेटे गुजर चुके, 77 साल भी हम किस चीज़ की जंग लड़ रहे हैं, वो जंग जिसका मेरा ख्याल है कि जरूरत ही नहीं है। इस वक्त जब इंडिया में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो भी आपके सामने हैं। मैं आरजू साहिबा की बात का पहले जवाब बोले आचार्य जी, बोले आप सोच वोट नहीं आगे मुसलमानों की बात करनी। मैं कह रहा हूं एक भी मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार हो, हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इनको कर रहे हैं। महिलाएं तो बात कर रही हैं वहां पर, महिलाओं की स्थिति क्या है? एक भी हमारे यहाँ खुला वीजा आने को तैयार बैठे, बॉर्डर कूद के आने को तैयार बैठे, बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आने को तैयार बैठे, क्योंकि खाने को नहीं है। आप यहाँ की चिंता ना करें, अपने देश की चिंता करने का बात करें। ये काउंटर कीजिएगा, उनको बोलने दीजिए, महिलाएं उनका सम्मान। इंडिया से तो बहुत बेहतर है, ये मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपको हालात बेहतर पड़ता है, वहाँ पे रहते हैं। मैं आरजू साहब की, आरजू साहिबा की बात का जवाब जो है वो यहाँ पर दूंगी। उन्होंने एक फैसले का जिक्र किया कि एक फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और उसके बाद जो है वो मौलवी ने वहाँ पे हमला किया। तो आरजू साहिबा को मैं गारंटी दे रही हूँ कि उन्होंने वो फैसला नहीं पढ़ा होगा। मैं पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कवर करती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टर हूँ, मैं इनको वो फैसले की थोड़े से मुझे है वो जो हकाइक हैं वो मैं उनको बता देती हूँ। और उस फैसले पे कल भी एक समाअत है, कल सुबह 9:30 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत भी करेगा। नजरसानी अपील जो है उस केस पर दायर हो चुकी है। पहले तो आरजू साहिबा को अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। वो जो कह रही है कि पाकिस्तानी माइनॉरिटी सेफ नहीं है, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात, पाकिस्तान इंडिया की भारतीय एक हमारे पास शहरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को राखी पे, अभी आपका 2-3 दिन पहले गुजरी है ना वो रस्म, उन्होंने उस त्योहार पे बिलावल भुट्टो जरदारी को राखी बांधी। इससे ज्यादा और माइनॉरिटीज को हक कौन देगा? भारत में एक MPA MNA आप मुझे दिखा दें जो पाकिस्तानी हो, जो मुसलमान हो। भारत में मुसलमान तो छोड़े, आप लोग तो अपनी खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते।
अगर भारत के मुसलमान इतने दुखी हैं तो ले जाओ उनको अपने पाकिस्तान में, ने कभी नहीं कही, बना लो अपने अभी कानून, ले जाओ सबको वापस। हम कब मना कर रहे हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम तो कह रहे हैं ले जाओ भैया सबको, 20 करोड़ दे जाओ यहाँ से, आपको जरूरत है उनकी, मुसलमान जितने ले जाओ। क्यों शर्मा रहे हो? 47 में क्यों नहीं ले गए थे? 47 में क्यों नहीं ले गए थे आप? मैं उनको एक चीज का जवाब दे दूं भाई, जहाँ पे किसी हमारे राय से नहीं होगा। हर बंदा, इमरान खान जेल में क्या थे, साल से ऊपर हो गया, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद इमरान खान की एक एक चीज बाहर आती है और वो टीवी पे ऑन एयर होती है। आप कहते हैं मैं आपको सबूत भिजवा देती हूँ। हाँ, आपका देश बुशरा देवी के जादू से चलता है, हमें मालूम है। वो जिन चलाता है, हमें मालूम है। और जिनकी असलियत भी आ गई निकल के फेस के साथ क्या थे, फेस क्या बताता था और जिन कैसे आके बुशरा को बताता था और बुशरा क्या इमरान को बताती थी, वो असलियत भी आप ही के प्रेस ने बताई है, आप ही के मीडिया ने बताई है, हमने नहीं बताई है। ठीक है, आरजू काज़मी सबीन कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा शायद। देखें, जो फैसला आया था जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल वही बताया है। और जाहिर है कि अहमद यास को जिस तरह से यहाँ पे डील किया जाता है और जैसे जो धमकी दी गई सिटिंग चीफ जस्टिस को, क्या आप सोच सकते हैं दुनिया में कहीं पर ऐसा होता हो जो पाकिस्तान में होता है? और जो कह रही हैं कि जी राखी बांधी थी, बहुत कमाल किया बिलावल भुट्टो ने। अगर वो वाकई चाहते हैं कि लोग उनके ऊपर वाह वाह करें तो जाके मियां मिट्ठू को अरेस्ट करें, जिन्होंने कई हिंदू बच्चियों को किडनैप किया है, उनका रिलीजन जबरदस्ती चेंज करवाया गया है और कई लोग जो हैं उनके साथ में डायरेक्टली इन टच हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी इंटरनेशनल मीडिया पर जाएं तो आपके यहाँ चाहे जितना मर्जी गलत हो रहा हो, आपने मानना नहीं है। जब मैं शुरू में आई थी मुझे भी यही बताया गया था, 2019 में मुझे भी यही सिखाने की कोशिश की गई थी। तो इसलिए मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी। बाकी एजुकेशन लेवल आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर मैं बात कर लूं मैडम, मैं बात कर लूं प्लीज। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपको पता नहीं, बीच में नहीं बोलते, आपको ये किसी ने नहीं सिखाया। यू डोंट नो कि आप बीच में नहीं बोलते, इंटरप्ट नहीं करते, बाद में अपनी बात कर सकती हैं। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट मुझे कंप्लीट करने दे, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको सुन लूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि जो एजुकेशन लेवल है, आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो फीमेल है, उनको एक हमारे यहाँ के साथ बैठ के डार्लिंग बोल रहे हैं, दूसरे अभी नानी अम्मा बोल रहे थे। और ये तो हमारे यहाँ, ये तो तमीज है इन लोगों को। और उसके बाद आप चाहते हैं कि इनको ये भी पता हो कि हर चीज को सही बताएंगे और गलत को गलत कहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग अपने तौर पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता कि आप अपनी गलती मान जाएं। जी चलिए, तो सबीन आपकी बात का जवाब खुद आपके मुल्क की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी ने दे दिया है। मुझे लगता है कि मुझे अब अश्विनी सिवाज जी मैं आता हूं राजा जी आपके पास। मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं आता हूं आपके पास। सिवाज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको लाता हूं, फिर के सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। देखो अनुराग, इसमें सच्चाई है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर वो जिस प्रकार से उनके कार्रवाई कर रहे हैं, माइनॉरिटी तो ख़त्म हो चुकी है, माइनॉरिटी तो अभी 1.7 के करीब रह गई है। और उसकी वजह देख लो आप खुद ही है। ननकाना साहिब में क्या हुआ था, जो ग्रंथी साहब है उनकी लड़की को ही उठा के अगवा करके उसकी ज़बरदस्त शादी करा दी थी। सच्चाई ये है, अगर ये आईना नहीं देखेंगे तो पाकिस्तान जो है ऐसी सिचुएशन पे जा रहा है, वापस नहीं आ पाएगा। और सर, हम क्यों आईना दिखाए उनको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, चार मरने के उन्हें कुएं में कूदना है, कूदने दीजिए। हमने बता दिया कूद रहे हो, वो कूदना चाहते हैं, कूदने दीजिए उनको। कपिल क्यों बचाए उनको? देखो, सच्चाई ये है कि जिस हालात में आज पाकिस्तान है, इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान है, सिंध है और पंजाब है, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान, जहां से आवाज आ रही है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। देखो, चक्का जाम और आपका शटर डाउन आपने देखा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ बाग, आपका नीलम, झेलम और पाकिस्तान वाला लोग सड़कों पर खड़े हैं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना। अगर आप आईना नहीं देखेंगे, इन्हें पाकिस्तान दिलवाया था। पर दुख की बात है अनुराग, जिस प्रकार से बांग्लादेश का जो सिचुएशन खराब हो रही है, वो दुख की बात है। बांग्लादेश इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा है, ठीक है, राजा जा रहा है, वो दुख की बात है। ठीक है, राजा कासिफ साहब अब आप बोले। राजा कासिफ साहब अब आप बोले, फिर के सिन्हा साहब से आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं। राजा कासिफ बोलिए, क्या परेशानी है? के सिन्हा साहब को यकीनन मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। के सिन्हा साहब
पूरे यकीनन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा क्रेडिबल आदमी है। मैंने इसीलिए कहा मैं आपके सवाल का जवाब उन्हीं से लूंगा, मुझे पता है। राजा कासिम साहब, बहुत अच्छे आदमी। और सबसे बड़ी बात ये कि देखें, जैसे आरजू ने कहा कि अहमदियों के साथ इशू है। अहमदी, उनका मसला ये है कि कोर्ट के जरिए प्रूव हुआ कि दे आर नॉट मुस्लिम नहीं है वो। जब ये तय हो गया तो उसके बाद दूसरी बात ही नहीं है। अच्छा, आरजू का आदमी कहती है शायद उनके जो दादा होंगे वो शायद इंडिया से माइग्रेट होंगे, 47 में आए होंगे। तो अभी तक उनके जहन में कुछ चीजें क्लियर नहीं है। कभी वो कुछ सोचती हैं, जो दिल चाहे कह देती हैं। और देखें, एक स्टेट की पॉलिसी है कि स्टेट क्या है, सच्चा रिपोर्ट उनको पढ़ लेनी चाहिए। इंडिया में मणिपुर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करती। उनका सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मीडिया में बैठ के पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर हाईलाइट करना कि जी पाकिस्तान में बड़े जुल्म है। इंडिया में कौन से दूध की नहरें बह रही हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडियन आर्मी अगर 71 में उतरी तो क्यों उतरी? इसका मतलब वो एक टेररिस्ट आर्मी है जो किसी भी स्टेट पाकिस्तान में इसलिए उतरी थी कि तुम बंगालियों को मार रहे थे, तुम बंगालियों को मार रहे थे, इसलिए उतरी थी। तुम बंगाली मुसलमानों की नस्ल बदल रहे थे, मुसलमानों को बचाने निकली थी वहां पे, पत्रकार बैठे हुए बात कर रहे हैं, मुसलमानों को बचाने निकली थी, हिंदुओं को बचाने नहीं निकली थी। अनपढ़ आदमी पता नहीं कहां से आया, अपनी जेबों में छुपा के रखा हुआ था उसामा बिन लादेन को, दाऊद इब्राहिम को छुपा के रखा हुआ था। ये पाकिस्तान के पत्रकार बैठे हुए कर क्या रहे थे? मुसलमानों को बचाने निकली थी, इनको तो कत्ल कर रहे थे। अरे रुकिए, अच्छा रुकिए। के सिन्हा साहब, के ठीक है। अच्छा सुनिए, कपिल जी शांत हो जाए, कपिल जी शांत हो जाइए। इसके लिए मुझे लगता है के सिन्हा साहब बेहतर है, क्योंकि बड़ा ज़हीन मानते हैं उनको राजा साहब। के सिन्हा साहब टेररिस्ट आर्मी बता रहे हैं इंडियन आर्मी को। आने वाले अब सुन लीजिए, अब सुनिए, रहने दे, उनको जीने दे। आपने आगे बोलने का हक खो दिया साहब, हमारी आर्मी को टेररिस्ट बता करके। अब जवाब ले लीजिए, के सिन्हा साहब। हाँ, के सिन्हा साहब, अनुराग साहब, अनुराग साहब, मैं जरा हाँ राजा साहब सुने साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सुने साहब। देखिए, टेररिस्ट आर्मी तो वो आर्मी नहीं होती कि 93,000 प्रिजनर्स को हम जो पकड़ लिए हम उनको वापस, टेररिस्ट होते तो सारे सर कलम कर देते। क्योंकि आपने 99 की लड़ाई मैंने लड़ी कारगिल के ऊपर, तो किस तरह से हमारे सुनील काबिला को किस तरह से छत बिछत कर दिया, एक पकड़े गए। कारगिल वॉर के अंदर में मैंने 4 NLI 5 NLI के तकरीबन 2000 से सैनिक हम अपने कब्जे, हमने तो उनको छोड़ दिया, जाने दिया, क्योंकि हमारी सीज फायर हुई, हमने जाने दिया। तो टेररिस्ट आर्मी कौन सी होती है, यह आपका सही आकलन तो ये होता है, टेररिस्ट आर्मी वो होती है जब आप तहरीक लिबाक को यूज़ करते हैं, जब मजलिस अरार को आप यूज़ करते हैं इस्लाम का, क्योंकि इस्लामिक जामा पहनाया है ना आपके जो मैं आपका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपने 2 सवाल किए थे मेरे से। एक सवाल पहले था कि 71 के वॉर में क्यों इंडियन आर्मी गई बांग्लादेश के अंदर में, और ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश तो नहीं, ईस्ट पाकिस्तान, और ये होता तो हम मिला लेते भारत के साथ, हमारे पास तो बहुत बड़ा ऑप्शन था ना। टेररिस्ट आर्मी होती तो मिला लेते हम अपने देश के साथ, वो सारे आना चाहते थे, पर हमने कहा कि नहीं, क्योंकि बंगालियों के हित के लिए गए थे। 4 लाख बंगाली विमेन का रेप किया था पाकिस्तान आर्मी, तो वो टेररिस्ट है कि इंडियन आर्मी ने तो उनको बचा करके उनको आज। राजा साहब को जरा मैं समझा दूं, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल डिबेट है और इस डिबेट के अंदर में ये सीखना चाहते हो सीख लें। देखिए साहब, आज के दिन में क्या पैरेलल है अनुराग, वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरयू एक जो डिबेट कर रही हैं उनका एक मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा एक लिटरली डिबेट करती हैं। अनुराग देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश में सबसे पहले बांग्लादेश में चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा, और जो इस्लामिक छात्र शिविर है और डॉक्टर मुनी जो वहाँ पर मोहम्मद यूनिस साहब हैं, जो कि आप नोबेल प्राइज कहते हैं इनको मिला है, एक मखौटा है, वो तो कहते हैं इलेक्शन ही नहीं करने देंगे। आज के दिन में क्या हुआ, ISI का और इनका जो गठजोड़ है, जो जमाते इस्लामी, और जमाते इस्लामी क्योंकि पाकिस्तान में भी बैन, भारत में बैन है और बांग्लादेश में बैन है, तो इन्होंने 3 चेहरे खड़े किए हैं। अभी क्या चल रहा है, जमाते हरार इस्लाम जो ये बात करते हैं, जो जिहाद की बात करते हैं, जो फतवा जारी करते हैं कि इनके जो जुडिशरी के चीफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका सर कलम कर दो, 1 करोड़ दे देंगे। आप पैरेलल देखिए ना, पैरेलल कहाँ चल रहा है। तो आज बांग्लादेश ये कितना भी ट्राई कर लें, भले ही इन्होंने इन्होंने 75 में किया था, ये ऐसा नहीं कि अनुराग
जो शेख मुजीबुर रहमान का तो कत्ल कर दिया था 4 साल बाद, 71 में ये आज़ाद हुआ और विद इन 5 years ISI था उसमें, और उसमें उनके 3 बेटों को और उनकी वाइफ को कत्ल कर दिया। तो ये तो लगातार करते रहते हैं और अभी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है, ये फिर से ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम क्या है आज के दिन और क्या हमें समझने की जरूरत है। और देखिए वहां पर बैठे हुए राजा कासिम साहब थोड़ा आरजू की बात सुने, आरजू की बात सुने। आप 21st सेंचुरी में यदि ये करेंगे तो पूरे दुनिया के अंदर में जो आप देख रहे हैं, जो आप चाहते थे कि कैलिफेट बना देंगे, गजवाए हिंद की बात करते थे, उसका क्या है, कहीं पर एक्सेप्टेड नहीं है आप। वहां पर चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी, वो अपने को इंडियन कहते हैं, ये नहीं जा सकते। पूरे विश्व में कहीं नहीं। यूक्रेन से इंडिया के झंडे तले छुप के आए थे। एब्सोल्युटली देखिए आप बहुत सही बात कह रहे हैं। देख आप सही, ये तो भारत केवल भारतीयों का नाम, आपका नाम लेकर आ जाएंगे तो आप कब तक भारतीयों के पीछे? आदि हम टेररिस्ट हैं क्योंकि मैंने एक कॉन्टिजेंट को कमांड किया है यूएन के अंदर में, पाकिस्तानी कॉन्टिजेंट को, और इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, जिसमें पाकिस्तान के जनरल साहब भी थे। हमने उस कॉन्टिजेंट को कमांड किया। उनका छिप के कहना कि हम तो त्रस्त हैं, हम त्रस्त हैं। जो जनरल जवाहर हक ने किया, जो जब उन्होंने 78 के आसपास, 76 में जब उन्होंने ब्लास्फेमी लाई, और उसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान भी एब्सोल्यूट सेकुलर होता था। अनुराग आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि 1978 के पहले मैं भी पाकिस्तान को मानता था एक सेकुलर स्टेट, मगर उसके बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, और देखिए 78 से आज अभी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, फिर कभी स्वागत करूंगा इंडिया में और हम फिर डिबेट पर बैठेंगे, क्योंकि अभी ना आप सुधरने वाले हैं और ना बांग्लादेश के हालात सुधरते हुए लग रहे हैं, तो फिर डिबेट जरूरी हो जाती है इस मुद्दे पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी यहाँ के पैनलिस्ट का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा और तमाम दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ ठोकेंगे ताल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।